सिंह भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में सत्ता की क्या है रोचक और चटपटी खबरें, आइए देखते हैं इस बार के पावर सेंटर में। हमारे यहाँ कहावत है कि जहां लूट पड़े वहां टूट पड़ो और जहां मार पड़े वहां भाग चलो। मतलब जहां मुफ्त का मिले वहां जम के खाओ और जहां मार पड़ने का अंदेशा हो वहां पहले भाग लो। तो उत्तर प्रदेश में भी आजकल इन दिनों कुछ ऐसा माहौल है कि कोई ना कोई चीज़ चर्चा में रहती है। अब ताज़ा मामला JPNIC से है जुड़ा। समाजवादी सरकार ने बिल्डिंग बनवाई, 1100 करोड़ से ज़्यादा रुपया इसमें खर्च हुआ है। 1600 से ज़्यादा करोड़ रुपए से इसकी कीमत शायद लग रही कि बेचने की तैयारी है। 1650 करोड़ के करीब आसपास इसको बेच दिया जाए। क्यों? क्योंकि सपा सरकार ने बनवाया है। हम बनवाएं तो सर्वश्रेष्ठ और कोई और बनवा दे तो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी बिल्डिंग। इससे पहले LDA के अंडर में एक कनॉट प्लेस भी बना था शहीद पथ के किनारे, उसको बेचा गया, वहां एक मॉल खुल गया है। 461 करोड़ रुपया में संभवतः उसकी बिक्री हुई थी और LDA के उस समय BC थे प्रभु नारायण सिंह। अब ये चर्चा फिर आई है कि सरकार JPNIC को बेचना चाहती है। हालांकि सरकार ने बाद में इसका खंडन किया LDA ने, लेकिन शासन में ये पत्र भी आया कि इसको चलाने पर 150 करोड़ से ज़्यादा रुपए का खर्चा है, या तो वो दो और या तो इसको बेच दिया जाए। कई बार इस बात का अंदेशा होता है कि कुछ चर्चा इसलिए भी चलाई जाती है कि जनता में उसकी प्रतिक्रिया देखी जा सके कि क्या रिएक्शन है लोगों का। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब समाजवादी सरकार थी तब भी किसी अफसर ने ये सलाह दी थी, ये मशविरा दिया था कि इतना बड़ा सेंटर खोला जाए, और वो भी जनता के पैसे से निर्माण हुआ। आज सरकार बदल गई तो फिर वही अफसर इसको बेचने की या इसमें भ्रष्टाचार की जांच की तमाम सारी बातें करते हैं। अब आरोप साहब ये लगता है कि तुम्हारा बनाया हुआ सामान खराब और हमारा बनाया हुआ अच्छा। तो इस तरह से तो लखनऊ में मेट्रो भी अखिलेश यादव सरकार ने शुरू की थी, योगी सरकार ने आगे बढ़ाया। लोक भवन जहां मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं वो भी समाजवादी सरकार के कार्यकाल में बना। ऐसे तमाम सारी भवन और बिल्डिंग्स हैं। ये इमारत कोई एक दिन में नहीं बनी है, न कोई पार्क, न होटल, न बिल्डिंग, न ये मेट्रो। ये सब हमारे उत्तर प्रदेश के लिए एसेट हैं, जनता के पैसे से बने हैं। सरकार अगर इनको चलाएगी, इनको बढ़ाएगी तो जनहित के साथ साथ लोगों को रोजगार मिलेगा, ये पैसा और डबल होगा, दूसरे और विकास कार्यों के लिए भी कुछ न कुछ ये कमा कर देगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी जो पहले ऐसा काम करवाते हैं और सरकार बदल जाने पर बाद में इन्हीं कामों को खराब बताकर जांच कराते हैं या घटिया बताकर उनको बेचने की कोशिश करते हैं, वो नुकसान सरकारों का करते हैं, राजनीतिक लोगों का करते हैं। उनका अपना कोई नुकसान नहीं होता है। जब बनेगा तब उनको कमीशन मिलेगा और जब बिकेगा तब उनको कमीशन मिलेगा। तो हर तरफ से उनकी तो 10 उंगली घी में है। मरना कटना जिसको है राजनीतिक दलों के लोगों को है, कार्यकर्ताओं को है, नफा नुकसान राजनीतिक दलों को होगा। वो लाख दिखावा करें अनुशासन का, लेकिन अनुशासन तार तार हो रहा है। SDM अपने DM पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, परिवार के साथ बैठ जाते हैं। क्या ऐसी नौबत आ गई है कि राजपत्रित अधिकारी SDM जैसे अधिकारी की बात कोई सुनने वाला नहीं है? क्या वो अपने अफसरों को अपनी बात नहीं समझा पा रहा है? प्रतापगढ़ में DM के आवास पर जो कुछ हुआ वो उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में शायद अनोखा है, ऐसा कम देखने को मिलता है। SDM विनीत उपाध्याय अपनी पत्नी के साथ 4.5 घंटा DM रूपेश कुमार के आवास में धरने पर बैठे रहे।
उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं एडीएम वित्त पर और जिलाधिकारी पर। अब भ्रष्टाचार के अगर आरोप है तो सरकार उसकी जांच कराए, लेकिन उल्टे विनीत उपाध्याय तो निलंबित हो गए। मामला क्या है? विनीत उपाध्याय 2019 में वकीलों के ऊपर उन्होंने राइफल तानने की कोशिश की थी होमगार्ड से अपने लेके। कुछ वकीलों से उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट भी की वकीलों ने, और पिछले 1.25 साल 1.5 साल से वहां पर वो तैनात हैं, और उसके बाद उनको हटाकर एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट बना दिया गया। इसकी जांच भी बताया जाता है कि नियुक्ति विभाग से एक चल रही है। लेकिन भ्रष्टाचार की जो बात आई है वो लालगंज में एक स्कूल के रिपोर्ट को लेकर है। एसडीएम का आरोप है कि डीएम वो फाइल दबाए हुए हैं। अब विनीत उपाध्याय को कोई ईमानदार कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन सरकार को चाहिए कि अब इस पूरे मामले की एक बड़ी अधिकारी से जांच कराए। डीएम रुपेश कुमार भी 2009 बैच के हैं और उनका भी ये दूसरा जिला है संभवतः। मिलनसार हैं, बातचीत अच्छी है, शालीन है। क्यों मामला बिगड़ा? अच्छा, एसडीएम निलंबित हो गया। पीसीएस एसोसिएशन ने अपने ग्रुप में गुस्सा तो जाहिर किया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि कोई बयान दे दे। 600 से ज़्यादा अफसरों का कैडर है पीसीएस का, और अगर एक एसडीएम परेशान था, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, उसके डीएम नहीं सुन रहे हैं और उल्टे उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो पीसीएस एसोसिएशन को बोलना चाहिए। अब देखिए, मामले पर क्या मट्टी डाल दी जाती है या कोई वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त होगा कि वो जांच करे कि एसडीएम ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है गलत। अगर सही है तो एडीएम और डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। चूंकि मामला ये अफसरों का है, इसलिए बहुत उम्मीद ना लगाइए। ये चर्चा तक सीमित होकर हो सकता है 2-4 दिन में ठंडा पड़ जाए और ख़त्म हो जाए। पूरे देश में एक और सरकार ये कह रही कि साहब किसानों के लिए हम ऐसा अध्यादेश कानून लेकर आए हैं कि उनका जीवन सुधर जाएगा, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। इधर यूपी में किसानों की सब्सिडी अफसर खाए जा रहे हैं। तो आय किसकी बढ़ेगी भाई? जब केंद्र सरकार से कोई पैसा चलता है और जब यहाँ जिले में पहुँचते पहुँचते अफसर खा जाएगा, तो स्वाभाविक है कि आय तो अफसर की बढ़ेगी और नेताजी की बढ़ेगी, मंत्री की बढ़ेगी, किसान की थोड़ी बढ़ेगी। अब महाराजगंज में किसानों की सब्सिडी का 1.5 करोड़ रुपया ये अफसर खा गए कृषि विभाग के। 19 बिल फर्जी लगाए गए, वाउचर बिल वाउचर 19 फर्मों के, जिनका जीएसटी नंबर फर्जी था, जिनके तमाम सारे कागज फर्जी पाए गए। पंपिंग सेट, कृषि यंत्र जिसमें हैरो, कल्टीवेटर, तमाम और सारे यंत्र होते हैं, इन पर सरकार किसी पे 50%, किसी पे 75% तक सब्सिडी देती है। और कृषि विभाग के जो डीडी हैं और डीओ, ये मिलके उड़ा गए पूरा माल। महाराजगंज में किसानों के साथ ये घोटाला कोई नया नहीं है। ये सब्सिडी खाने का ये चलन तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के यहाँ के घर से शुरू हुआ है। उनके बेटे ने भी 7 लाख रुपया से ज़्यादा की सब्सिडी ली थी, और जब आरोप लगा तो उन्होंने कहा साहब हम किसान हैं, हम कृषि मंत्री के बेटे बाद में हैं। लेकिन हमारे देश में तो नैतिकता का बहुत बड़ा सवाल हमेशा खड़ा होता रहा है कि जो लोग मंत्री हैं, अफसर हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनके परिजनों को उस विभाग की सुविधा नहीं लेनी चाहिए। राजनीति में उच्च कोटि की नैतिकता की बात की जाती है, लेकिन जब भ्रष्टाचार की गंगा ऊपर से बह रही हो तो नीचे वाले नहाने में देर काहे लगाएंगे, वो तो खूब तरबतर हो ही जाएंगे। तो महाराजगंज में जो हुआ वो ये दर्शाता है कि चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार कितनी कोशिश कर ले, लेकिन कृषि विभाग के अफसर अपनी बेईमानी से बाज नहीं आएंगे।
आज 10 दिन से ज़्यादा हो गया इस मामले पर, ना कोई एफआईआर हुई, ना इन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही, ना विभागीय कोई निलंबन की, ना कोई जांच का कोई आदेश हुआ। मीडिया इन मामलों को इसलिए उठाता है कि सरकारें किसान हितैषी होने का दावा करती हैं और किसानों के साथ ये अन्याय और शोषण अगर हो रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या बातें सिर्फ कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है, खाली लोगों को उपदेश सुनाने के लिए है, अमल करने के लिए नहीं है। तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। सरकार ये तय करे कि उसको अफसरों को इसे लूटने की खुली छूट दे के रखना है या वो किसानों के साथ वाकई में खड़ी है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो अपने काम से जनता का दिल जीतते हैं। हाथरस के डीएम परवीन लक्षकार ऐसा ही शानदार काम कर रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की एक अलग पहचान बनाई है। परवीन लक्षकार के साथ साथ बलिया के डीएम हरिप्रताप शाही भी जनता के बीच रहकर उनके दुख दर्द को समझते हैं और मेहनत करने में खुद आगे आकर तमाम अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये दोनों अफसर हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए गौरव हैं। हाथरस के डीएम परवीन लक्षकार 35 साल से जिस जमीन पर कब्जा था 25 करोड़ की जमीन उन्होंने मुक्त कराकर सरकार के खाते में दर्ज कराई। सासनी तहसील में ये 55 बीघा जमीन है। केएल जैन इंटर कॉलेज का इस पर काफ़ी समय से कब्जा था। सरकार के खाते में ज़मीन आने का मतलब यह है कि सरकार वो जनता के खाते में आई। सरकार वहाँ विकास के काम कर सकती है, कॉलेज खोल सकती है, कोई बड़ी फैक्ट्री लगा सकती है। सरकार के पास एक लैंड बैंक तैयार हुआ। बहुत शानदार बात है। कोई अधिकारी पेन नहीं लेता, सब पेन के बजाय कुछ दूसरा लेना पसंद करते हैं। लेकिन परवीन लक्षकार ने एक रोल मॉडल सेट किया। बहुत सारे अधिकारी कुछ कामों को छूने से इसलिए डरते हैं कि पुराना मामला है, हम क्यों छुएं। लेकिन परवीन लक्षकार ने 30-40 साल पुराने इस मामले में हाथ डाला। जो सरकार की ज़मीन थी उसे वापस लाया, सरकार में दर्ज कराया। जिन लोगों ने ऐसा काम किया था उनको दंड दिया। करोड़ों का फायदा हुआ सरकार का। तो इससे कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता है। जो अधिकारी जनता की बातों को गंभीरता से लेगा, जो अधिकारी सरकार के लिए काम करेगा, सरकार की मंशा के अनुरूप करेगा, वही इस तरह के निर्णय कर सकता है। दूसरी ओर बलिया के डीएम हरिप्रताप शाही अपनी सादगी से जनता के बीच अच्छा मैसेज दे रहे हैं। अब कटहल नाले का निरीक्षण करने गए थे। नाला में कोई डीएम निरीक्षण करने जाता नहीं, लेकिन वो खुद एनडीआरएफ की टीम के साथ नाव में बैठ कर गए और नाव फंस गई नाले में। लेकिन डीएम ने नाले में उतरने में कोई कोताही नहीं बरती, देर नहीं लगाई। डीएम, सीडीओ सब ने मिलकर नाव किनारे लगाई, कंधे पर उठाया। डीएम साहब के लिए तो वैसे नौकर चाकर तमाम लगे होते हैं, उनको क्या उठाने की जरूरत, क्या तकलीफ लेने की। लेकिन जो अधिकारी पानी में उतर सकता है, जनता से बात कर सकता है, वही तो असली समाज सेवक है, वही तो असली लोक सेवक है। और इस तरह के अधिकारियों की बड़ी ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ऐसे लोगों से जनता आसानी से कनेक्ट होती है। गांव जाकर नाले में उतरकर नाव चलाना ये कोई आसान बात नहीं है। किताबों में पढ़ते हैं, पहले के ज़माने में सुनते थे। आज का कोई जिला अधिकारी इतना न तनाव लेना चाहता है, न कोई इतने अपने घुटने में कीचड़ या पैर में कीचड़ लगाता है। इन दो अफसरों ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, लेकिन ये दर्शाया है कि जनता के मुद्दे उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको वो ईमानदारी से लागू करते हैं। तो इस ब्यूरोक्रेसी के लिए डायरेक्ट अफसरों के भी तमाम उदाहरण आते हैं और राज्य सेवा से प्रमोटेड अफसरों के भी। हम उम्मीद करें कि सरकार इन दोनों अफसरों के काम को सराहेगी
और जानेगी कि उनके द्वारा किए जा रहे ये कार्य उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई में कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रवीण लक्षकार का भी ये पहला जिला है और एसपी शाही का भी, और जिला अधिकारी के रूप में जनता के बीच, जनता के लिए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं निश्चित ही सराहनीय है। यूपी की सरकार को भी वो एक बड़ी राहत देते हैं। यूपी की सरकार की जो उम्मीदें थी उनसे, उसको वो पूरा कर रहे हैं और हम उम्मीद करें कि उनका ये प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा और ब्यूरोक्रेसी में वो अलग सितारा बनकर ऐसे ही चमकते रहेंगे। यूपी के राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के साथ तमाम अजब संयोग जुड़े हुए हैं। उनका विभाग तो छोटा छोटा है लेकिन उसके कारनामे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और जिसकी वजह से सुर्खियों में मंत्री जी भी आ जाते हैं। इस बार मामला थोड़ा अलग है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों देवरिया की कई सारी योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया, तो चूंकि वो स्थानीय मंत्री हैं वहाँ के, अपने ज़िले में उनका रहना जरूरी भी था, तो जयप्रकाश जी भी पहुँचे अपने ज़िले में उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने। लेकिन इस तरह से तरबतर हो गए, इस तरह से पानी बरसा कि पूरी नगर पालिका, कलेक्ट्रेट सब पानी में डूब गया। मंत्री जी भी पानी पानी रहे, लेकिन मंत्री ने हिम्मत नहीं छोड़ी। मामला मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का था तो नगर पालिका अध्यक्ष और कई नेताओं के साथ वो पानी में चल पड़े। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई मंत्री पानी में उतरे। या तो हवाई सर्वे होता है और या तो गाड़ी से दूर से देख के। लेकिन जयप्रकाश निषाद ने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने पानी में घुस के, पानी में चल के कलेक्ट्रेट गए, वहाँ पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भाग लिया, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। अब इसे आप नगर पालिका की नाकामी कहें कि उसकी वजह से शहर नरक बन गया, दूसरी ओर इसे मंत्री जयप्रकाश निषाद की हिम्मत कहें कि वो इस गंदगी में, इस कीचड़ में भी उतरने में उन्होंने परहेज नहीं की। तो अच्छा है कि हमारे राजनेता जो तमाम कारणों से बदनाम होते हैं विभिन्न बार, वो जनता के हित के काम के मौके पर हर तरह का कहा जाए जोखिम लेने में चूकते नहीं। पानी भर गया, घुटनों तक पानी भरा और कोई मंत्री अगर उसमें उतर कर जा रहा है तो निश्चित ही उसकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि भाई जो सत्ता में होते हैं उनके कदम जमीन पे वैसे नहीं होते। और डीएम, एसपी और तमाम सारे विभाग के लोग आगे पीछे लगे रहते हैं, लगदग गाड़ी चलती रहती है। हालांकि पानी से नगर पालिका की पोल खुल गई, शहर तरबतर हो गया, पानी आया चला भी जाएगा, लेकिन राजनीति की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और मंत्री के इस प्रयास की सराहना होनी चाहिए कि वो बिना डरे पानी से वो उतरे पानी के बीच और उन्होंने तमाम विकास के कार्यों को, जिसमें सड़क, पुल और बिल्डिंग, तमाम सारे चीज़ों का उद्घाटन कराया, उनका शिलान्यास कराया और ज़िले के विकास के लिए उन्होंने खुद को पानी में उतरना बेहतर समझा। तो बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं है। अच्छा है जयप्रकाश निषाद ने, अभी तक तो कभी उनका नाम पशुपालन घोटाले में, कहीं किसी और घोटाले में ज़बरदस्ती खींचा जाता रहा, कम से कम अपने ज़िले के विकास के लिए उन्होंने इस बार सारी कहा जाए जो मंत्री का पद का जो लाव लश्कर है उसका मोह त्याग कर वो पानी में उतरे और चले और कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। यूपी में अफसरों ने सरकार को अंधेरे में रखकर एक ऐसा फैसला करा दिया जिससे पीएससी के कर्मचारी सरकार से बेहद नाराज हैं। और ये अफसरों की कहा जाए तानाशाही है या अंधेरगर्दी या मनमानीपन, क्योंकि इस फैसले से सबसे ज़्यादा नुकसान सरकार का हुआ है। मामला ये है कि करीब 900 पीएससी के जवान पूरे उत्तर प्रदेश में सिविल पुलिस में कार्यरत थे, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से। तो डीजीपी हेडक्वार्टर ने एक प्रस्ताव बनाया
कि इनको वापस पीएससी में भेज दिया जाए। अब जो 10-10 साल से सिविल पुलिस में कार्यरत था पीएससी का जवान, वो यहाँ आके प्रमोशन भी पा गया, कोई हेड हो गया, कोई एससीपी हो गया, कोई और पद पे चला गया। और जब इन 900 जवानों की सूची बनाई गई और इनको वापस पीएससी में भेजा गया सिविल पुलिस से, तो वहां पर इनको फिर से आरक्षी बना दिया गया, सिपाही बना दिया गया, डिमोशन कर दिया गया। यह पीएससी के इतिहास का अब तक का सबसे गलत फैसला था। यह फैसला किसने कराया? डीजीपी के बिना असहमत के हो नहीं सकता। एडीजी इस्टेब्लिशमेंट है और एडीजी पीएससी, ये दो और अधिकारी इसमें शामिल हैं। एडीजी पीयूष आनंद ये, और पीएससी के एडीजी हैं बीके सिंह और एचसी अवस्थी जो हमारे डीजीपी हैं। इन लोगों ने मिलकर सरकार से निर्णय कराया, लेकिन जब पीएससी में इसका विरोध शुरू हुआ, जो लोग इतने समय से यहाँ थे सिविल पुलिस से, जब वो सीपी से एपी में फिर भेजे जाने लगे आम पुलिस में, तो वो लोग हाई कोर्ट की शरण में गए। लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया कि ये फैसला एक अमानवीय फैसला हो जा रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी जगह प्रमोशन पा जा रहा है, इतने साल लंबी सेवा कर रहा है, तो 10 साल बाद आप उसको डिमोट करके वहाँ दोबारा से सिपाही नहीं बनाना चाहिए। सरकार से ये चूक हुई, ये गलती हुई, लेकिन सरकार को अंधेरे में रखा किसने? जिन अफसरों ने अंधेरे में रखा, अब सरकार की आंख खुली उन पर। मुख्यमंत्री बेहद नाराज है इस फैसले से और उन्होंने ये कहा है कि पीएससी के कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाए। इस गलत फैसले को वो पलट देना चाहते हैं और साथ साथ उन्होंने इसमें जांच के भी आदेश किए हैं। क्या इतना बड़ा फैसला कोई एक अधिकारी लेता है या इसमें कई और अधिकारी शामिल हैं? योगी सरकार में ये बात हमेशा उठती रही है कि अधिकारी सरकार से गलत फैसले करा रहे हैं, जिसके चलते सरकार की किरकिरी हो रही है। 900 पीएससी के जवान रिवर्ट करके वापस पीएससी में भेज दिए गए सिविल पुलिस से, तो उनके साथ साथ उनके परिवार के लोग भी सरकार से नाराज हुए और सरकार ने इस मंशा को भांपा, लेकिन देर हो गई। अब ये देखना होगा कि सरकार इसमें जो लोग लिप्त रहे हैं, जो जिम्मेदारी जिनकी है, उन पर कोई कार्रवाई कर पाती है कि नहीं, क्योंकि ये मामला बहुत बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से जुड़ा है। हिटलर शाही, तानाशाही और मनमानीपन से कोई व्यवस्था नहीं चलती और इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सरकार को विश्वास में भी लेना चाहिए और सरकार को भी मंत्रियों का समूह बना है, सलाहकार हैं, उनसे बातें समझनी चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो हमारे यहाँ अजब गजब फैसलों के लिए ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के अधिकारी जाने जाते हैं और उन्होंने सरकार से फिर ये गलत फैसला कराया। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब हैं और ऐसे में इस तरह के फैसले सरकार के लिए नुकसानदायक साबित होंगे। अब सरकारों को ये तय करना है कि उनके लिए अपने चहेते अफसर ज़्यादा जरूरी हैं या उत्तर प्रदेश की जनता का भला, या उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का भला, या उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों का क्या भला है। ये सब चीज़ें सरकारों को खुद देखनी होगी, क्योंकि सियासत का जो एक निर्णय होता है वो उनके लिए जब चुनाव आते हैं तो कई बार घातक साबित होता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पीएससी के जवानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटेगी और सरकार ने जो गलती की है, अफसरों ने कराई है, उन अफसरों को भी दंड मिलेगा। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।